मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूँ एक महत्वपूर्ण क्लास जो कि हमारी स्वतंत्रता दिवस स्पेशल क्लास है। तो सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं हमारा देश ऐसे ही प्रेम और सौहार्द के साथ आगे बढ़ता रहे, सभी को साथ लेके सभी का विकास होता रहे, सभी उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे और किसी के अंदर भी कोई भी आपसी द्वेष की भावना न हो। तो आज हम अपने इस आज़ादी के इस पर्व पर हम आज आप पढ़ने वाले हैं रचना भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की, जिसमें क्या है, हम पढ़ेंगे अपने अतीत के गौरव गान को पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी इस रचना के माध्यम से हमारे अतीत का गौरव गान किया और हमारी वर्तमान की स्थिति को व्यक्त किया और भविष्य को भी बताया। तो हम सब कुछ जानेंगे कि कैसा था हमारा देश, कैसा है और कैसा होगा। इन सारी बातों की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो को अंत तक देखिए, ये आपसे हमारा निवेदन है। आज का वीडियो जरूर आप लोग अंत तक देखिए और देखिए जरूर, और शेयर भी कीजिए अधिक से अधिक लोगों को, क्योंकि आज का दिन है हमारे देश की उन गौरवपूर्ण इतिहास को याद करने का, उन योद्धाओं को याद करने का, उन शहीदों को याद करने का जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। अपनी आज़ादी से अपने देश में, अपने घर में, अपने क्षेत्र में, हर जगह हम रह पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमारा इससे एक टॉपिक भी कवर होगा नेट जेआरएफ के से संबंधित, और हमारी आज की आज़ादी के स्पेशल हमारे देश के गौरव गान भी हम यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था, मैथिली शरण गुप्त ने जो रचा था। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। भारत भारती रचना रामनवमी के दिन सन 1912 को हुआ और इसकी समाप्ति 1913 को जन्माष्टमी के दिन हुई। और ये प्रायः क्या था, 16 महीनों में इसकी रचना हुई थी। रचना में कवि ने हाली और कैफे के मुदस्सों से लाभ उठाया। यानी हाली का मद्दो जय इस्लाम और मुसलमानों के नवजागरण का गीत काव्य है, और वही इस काव्य रचना का एक प्रेरक ग्रंथ बना। तो मुदस्से हाली क्या बना, इसके यानी भारत भारती की रचना की प्रेरणा बना। ठीक है। प्रचार की दृष्टि से भारत भारती गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। एक समय था जब भारत भारती का प्रत्येक पद प्रत्येक हिंदी भाषी के कंठ पर थे। भारतीयों के राष्ट्रीय चेतना की जागृति में इस पुस्तक का एक बहुत बड़ा हाथ रहा, और भारत भारती के प्रचार की जो व्यापकता है, जनसाधारण की प्रचंडता से सशंक बिहार गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो जिसके कारण कवि को जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। तो ये भारत भारती का इतिहास है। शुरुआत से अंग्रेजों के जब रचना हुई, अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, किस तरीके से अंग्रेजों ने इसको पढ़ने से लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना जागृत हुई, राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। तो जिससे क्या हुआ कि मतलब सरकार ने उस समय की इसको जेल में इस पर प्रतिबंध लगा दिया और कवि को जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है। तो आगे चलते हैं इसके तरफ कि ये जो रचना है हरिगीतिका छंद में लिखी गई। भारत भारती में प्राचीन गौरव की प्रति जो आस्था व्यक्त हुई है और भविष्य के लिए आशा का संदेश भी इसमें दिया गया है। इसने तत्कालीन शिक्षित जन चित्त की आशा आकांक्षा को बुभुक्षित रहने से बचाया और जन चित्त को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुना करके सजग और साकांक्ष बनाया। समूची हिंदी भाषी प्रदेश को उद्वेलित और प्रेरित करने में इस पुस्तक ने प्रशंसनीय शक्ति का परिचय दिया। इसीलिए ये पुस्तक क्या थी, सभी के यानी इसके जो एक एक लाइनें थी लोगों के कंठ में उस समय गूंज रही थी। यानी भारत भारती की प्रस्तावना में गुप्त जी ने लिखा कि ये बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा पर बड़ा भारी अंतर है। अंतर न कहकर इसे विपरीत कहना चाहिए। एक वह समय था कि यह देश विद्या, कला, कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था, और एक यह समय है कि इन्हीं बातों का हम इसमें सोचनीय अभाव हो गया है। लेखक आज उस समय की बात करता है जब हमारा देश परतंत्र था। जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पद पद पर पराया मुंह ताक रही है। ठीक। और लेखक वही कहता है कि ठीक है, जैसा उत्थान उसका वैसा ही पतन, परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे। हमारे देखते देखते जंगली जातियां उड़कर हमसे आगे बढ़ गईं,
हम वैसे ही पड़े रहें। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि क्या हमारे लोग अपना मार्ग यहाँ तक हट गए हैं, यानी हमारे लोग अपने मार्ग से हट गए हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते। लेखक बताता है कि क्या हमारे जो अंग्रेजों ने हमें नुकसान किया, जो कुछ किया, क्या हम उससे उबर नहीं सकते हैं? हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम फिर से अपने उस देश को वही विश्व गुरु बना सकते हैं। कहते हैं क्या हमारी सामाजिक अवस्था इतनी बिगड़ गई है कि वह सुधारी नहीं जा सकती है? क्या सचमुच हमारी यह निद्रा चिरनिद्रा है? क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसका कोई इलाज ही नहीं, उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं? लेखक ऐसे तमाम प्रश्न इस रचना के माध्यम से हमारे सम्मुख रखता है। तो गुप्त जी के विषय में जैसा कहा गया कि उनमें कालिदास जैसी विशालता, तुलसी जैसी समन्वयकारी दृष्टि, विवेकानंद जैसी निर्भीकता और रविंद्र जैसी संगीतात्मकता, प्रेमचंद्र जैसी यथार्थोन्मुखी आदर्शवादिता विद्यमान है। उन्होंने पराधीन भारत की जड़ता को अपनी ओजस्वी वाणी से तोड़ने का प्रयत्न किया था। यदि रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व कवि है तो गुप्त जी भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि राष्ट्र कवि हैं। भारत भारती जैसी जो रचना का प्रणयन करके उन्होंने इस सत्य को यानी प्रमाणित भी किया है कि उन्होंने भारत की उस यानी वो भारत की जनता के सच्चे प्रतिनिधि कवि के रूप में सामने आते हैं। तो भारत भारती की अब हम बात करते हैं कि भारत भारती तीन का खंड काव्य तीन खंडों में विभक्त है, यानी पहले में अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीन खंड है ये। तो अतीत खंड में गुप्त ने भारतवर्ष के अतीत की, उसके पूर्वजों, आदर्शों, सभ्यता, विद्या, बुद्धि, साहित्य, वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, नीति, कला, कौशल, संगीत, काव्य, इतिहास, ये जो शीर्षक है, इन सारे शीर्षकों के माध्यम से कवि ने यानी आदि के गौरव की गाथा गाई है। उन्होंने भारतीय अतीत की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वो प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। तो लेखक बताता है कि जब किसी ने जो चीजें सपने में भी नहीं सोची थी, वो चीजें हिंदुस्तान ने की हैं आज के पहले, तो हम क्यों नहीं सब कुछ कर सकते हैं? तो लेखक ये बताता है। तो हम अतीत खंड के कुछ और पंक्ति यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। यहीं से इस रचना का प्रारंभ होता है मंगलाचरण से कि मानस भवन में आर्जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद भावनी व भारती हे भगवते, हो भद्र भावोद भावनी व भारती हे भगवते, सीतापते सीतापते गीतापते गीतामते। तो इस तरीके से लेखक यहाँ पर कहता है कि भारतवर्ष में इस भारती की आवाज, यानी कि हमारी भारती की आवाज गूंजे, ये मंगलाचरण में लेखक कहता है। उसमें आगे लेखक अतीत का किस तरीके से गौरवगान करता है उसकी बात करते हैं कि कहते हैं कि हाँ लेखनी हत पत्र पर लिखनी तुझे है ये कथा, एक कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वदा स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव, जो जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव, जो संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, है निशा देवी सी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। कवि ने बताया है कि तुम्हें अपनी ही लेखनी से इस कालिमा को हटाना है, अपने अंदर की जो तुम यानी कि जो तुम सुप्तावस्था में पड़े हो, तुम्हें यानी तुम्हें ही उठ के जागना है, क्योंकि ये संसार क्या है, निरंतर गतिशील रहता है। ये रात्रि और दिन होते रहते हैं। रात्रि अगर आज रात्रि है तो फिर कल सवेरा भी आएगा, अगर आज संपदा है तो कल विपदा भी आएगी, आज अगर कोई अनाथ है तो कल सनाथ भी होगा, आज अगर उत्सव जिसके यहाँ है तो कल वहां शोक भी होगा। तो लेखक इन सारी बातों को बताता है कि समय एक जैसा किसी का नहीं रहता। आगे कहता है कि उन्नत रहा होगा कभी जो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनत प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव उन्नत ही हमारी कह रही उन्नत कला, उत्थान ही जिसका नहीं पतन ही क्या भला। कवि कहता है कि जो इसने आज उन्नति की है वो कल अवनति के मार्ग पर जाएगा, और जो हो रहा उन्नत अभी, और कहते जो अभी उन्नति के पथ पर अग्रसर है वो भी अवनत के पथ पर कभी तो जाएगा। जो हंस रहे हैं पद्म, यानी जो लोग जो हंस रहे हैं वो भी यानी वो अंधकार के कीचड़ में भी फंसेंगे, जो मुरझाए हुए हैं, जो पुष्प कुमलाए हुए हैं वो भी हंसेंगे, और जो मुरझाए हैं वो भी एक दिन खिलेंगे, हंसेंगे। उन्नति और उन्नत कहता है कभी तो ये सारे प्रकृति के नियम है, अगर जो आकाश की जैसी ऊंचाइयों को छूता है तो वो नीचे भी गिरता है।
और इसलिए कहते हैं कि उन्नति, और उन्नति ये क्या है, एक कला है, जिसका उत्थान ही नहीं हुआ तो उसका पतन ही क्या होगा। तो ये कवि यहाँ पर बताता है कि हमारा अगर आज बुरा समय है तो हमें कल अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। तो होता समुन्नत के अनंतर सोच अवनत का नहीं, हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नत कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का हास हो, चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। कवि कहता है कि उन्नति अनंतर ये तो होती रहती है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब हमारा अगर ह्रास हो जाए तो हम उसका फिर से नवीन विकास ना कर सके। अगर हम फिर से उस विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएं, फिर से अपनी उसी स्थिति को पालें, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है। गुप्त जी यहाँ बताते कहते हैं ठीक है ऐसी दशा हत भाग्य भारत वर्ष की, कब से इतश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही, ये नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है दैव इससे नित्य फिरता ही गया। और ये नियम है उद्यान में पक्कर गिरे पत्ते जहाँ, है प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहाँ। पर हार ये उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पतझड़ कहाँ सूखना काया कल पलट या काल है। कभी बताता है उस समय की जो स्थिति थी, कि कहता है भारतवर्ष की ये स्थिति है कि ये जो कहते हैं कि यहाँ एक पतझड़ सा आ गया, सूखापन आ गया है, कब इसका काया पलट होगा। तो आगे फिर वो बताता है भारत की श्रेष्ठता बताता है कि क्या थी हमारी स्थिति, हम क्या थे उनके बताते हैं। कभी कहते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, मैं फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, जिस उसका की जो ऋषभूमि है वह कौन भारत वर्ष है। हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नृसृष्टि का पहले यही विस्तार है। कवि बताता है कि हमारा भूलोक इतना गौरवशाली है, ऐसे ऐसे हिमालय, ऐसा गंगा जल, ऐसा संपूर्ण सुंदर ऋषियों के ये तपोभूमि, ऐसा सुंदर ये देश, ये कहीं देखने को हमें नहीं मिलेगा। आगे हमारे उद्भव बताता है किस तरीके से हुआ। कवि कहता है शुभ शांतिमय शोभा जहाँ बहु बांधवों को खेल खोलती, हिलमिल मृगों से खेल करती, सिंघनी थी डोलती, स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ, उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव। यहाँ कवि बताता है कि ऋषि मुनि जहाँ होम करते थे, स्वर्गीय भावों से भरे हुए थे, उन्हीं ऋषि गणों से हमारा ये उद्भव हुआ है। शुभ शांतिमय वातावरण जहाँ पर था। हमारे पूर्वज कहते थे, कवि ये बताता है इन पे कि कैसे थे हमारे पूर्वज, कि उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, गाते नहीं उन्हीं उनके हमें गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर, तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे, बलवीर थे, ध्रुवधीर थे। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांति कारक थे, निवारक शोक के, सब लोग उनका भक्त था, वे हितैषी लोग थे। कवि बताता है कि कैसे हमारे पूर्वज थे, धर्म पर अपना प्राण न्यौछावर कर देते थे, यानी उनके, और ये क्या थे, धीर वीर गंभीर थे, ध्रुव जैसे उनके पुत्र थे, ऐसे पुण्यवान क्या थे हमारे पूर्वज थे जो संसार के हितैषी थे। हमारा साहित्य कैसा था, कवि ये भी बताता है कि साहित्य का विस्तार अब भी हमारा कम नहीं, प्राचीन किंतु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं, इस क्षेत्र से ही विश्व के साहित्य उपवन है बने, इसको उजाड़ा काल ने आघात कर यद्यप गने। कवि कहता है हमारे जो देश का साहित्य है वो कम नहीं है, प्राचीन को भी देख लो और नवीन, वेद पुराण उपनिषदों से भरा है, प्राचीन और नवीन साहित्य भी अनेक प्रकार के उपवनों से भरा पड़ा है, तो हमारा साहित्य भी किसी से कमजोर नहीं है, ये कवि यहाँ पर बताता है। तो आगे वर्तमान खंड आता है, तो ये यहाँ पर अतीत खंड की बात कवि ने की। वर्तमान खंड में लेखक वर्तमान की स्थितियों के वर्णन करता है कि तत्कालीन भारत के नैतिक और बौद्धिक पतन का विस्तार से वर्णन लेखक ने इसमें किया है। प्रारंभ में उन्होंने जिस लेखनी ने लिखा है, उत्कर्ष भारतवर्ष का लिखने चली अब हाल व उसके अमित अपकर्ष का, इस पंक्ति से इसकी शुरुआत करते हैं कि, और कहते हैं कि जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस खंड में तत्कालीन भारत की जो समस्याएं हैं, जो भारत के अपकर्ष का समय था, उसका वर्णन लेखक ने इसमें वर्तमान खंड में किया था। जिसमें क्या था, दरिद्रता, दुर्भिक्ष, भारतीय कृषक व उनकी समस्याओं का हृदय विदारक चित्रण लेखक यहाँ पर करता है। कैसे कहता है कि पानी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ, सब बेचना पड़ता उन्हें निज अन्न व निरुपाय है, बस 4 पैसे से अधिक पड़ती न दैनिक आय है। उस समय जब ब्रिटिश शासन था हमारे देश में, क्या थी हमारे किसानों की स्थिति, उसका चित्रण लेखक इन पंक्तियों से करता है। और आगे बताता है कि यद्यपि हताहत गात में
कुछ श्वास अब भी आ रही, पर सोच पूर्वा पर दशा मुँह से निकलता है यही, जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्जवल हुई सारी मही, था जो जगत का मुकुट क्या हाय वह भारत वही। भारत कहो तो आज तुम क्या हो, वहाँ भारत अहो, हे पुण्य भूमि कहाँ गई वह तुम्हारी श्री कहो। अब कमल क्या जल तक नहीं सर मध्य केवल पंख है, वह राज राज कुबेर अब हा रक्त का आभार रंग है। यानी कवि कहता है कि वही भारतवर्ष है जिसकी उज्जवल ऐसी अलौकिक कीर्ति थी संसार में, क्या ये वही भारतवर्ष है, क्या ये वही पुण्य भूमि है। लेखक इन सारी बातों की यहाँ पर वर्तमान खंड में चर्चा करता है। फिर अतीत खंड की बात करते हैं तो अतीत खंड में क्या करता है भारत में, उसके बाद तत्कालीन भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था थी, साहित्य का वर्णन, इन सारी चीजों को लेखक ने, यानी जो उपदेशकों में महंतों पुजारी साधु संतों आदि से दम की चिलम में लौटाना मुख्य जिनका काम है, ऐसे कर करके लेखक ने इन सारी वास्तविकताओं को वर्तमान खंड में उबारा है। और साथ ही उनको भी हमें इस वर्तमान खंड में जो समाज की कुरीतियां हैं उन पर भी लेखक ने दृष्टिपात किया है, और हर भारतीय समस्या का उस समय तत्कालीन स्थिति का चित्रण लेखक ने यहाँ पर किया है। भविष्यत खंड की बात आती है तो भविष्यत खंड में उन्होंने भारतवासियों से जागृत हो जाने का आह्वान किया है। कहते हैं कि है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता, कहते हैं कि अगर सब एक हो जाओ, सब पूरे देश में एकता हो जाए तो ऐसा कौन सा कार्य है जो इस देश में हो नहीं सकता। यानी अगर हमारा पूरा देश एक हो जाए तो उस ब्रिटिश शासन की नींव को उखाड़ सकता है, वो बताते हैं। कहते हैं कि और के द्वारा उन्होंने क्या किया, एकता पर यानी इससे बल देते हैं वो। वह देश को जगाते हुए कहते हैं कि अब और कब तक इस तरह सोते रहोगे मृत पड़े, और साथ ही ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो, जर्जर तुम्हारी जाति का बेड़ा विपद से पार हो। यानी ये सारी कहकर बातें कह करके वो क्या कहते हैं, जाति अस्मिता व गौरव के प्रति युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सुप्तावस्था में पड़े देशवासियों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं करते रहोगे पृष्ठ पोषण और कब तक कविवरों। एक कवियों को सचेत करते हुए कवि लिखता है कि कवियों का भी कुछ कर्म है, उनको भी बताना चाहिए, अपनी जनता को कैसे जगाना चाहिए। बताते हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ये कवि यहाँ पर बताता है। और भविष्यत खंड में वो लिखते हैं कवि कि हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ। उद्बोधन करते हैं हिंदू जाति का कि वो शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है कहाँ, क्या जान पड़ता वह कथा अब स्वप्न खो है नहीं, स्वप्न की है नहीं। हाँ हम हो वहां पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं, आता अनेक शताब्दियों पर हाय तू जागी नहीं, वह कुंभकर्णी नींद ते तनिक भा त्यागी नहीं। देखो कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग में आकर हमें आंसू बहावे शोक से वेश में पाकर। हमें कवि कहता है कि बताओ क्या है तुम्हारी स्थिति, जागो तुम लोग और बताओ। कवि कहता है कि अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जागता है तुझे जगकर स्वयं जय बोल के। निःशक्त यद्यपि हो चुकी किंतु तू ना मरी है अभी, अब भी पुनर्जीवित प्रदायक साज है सम्मुख सभी। कवि कहता है हम कौन थे क्या हो गए जान लो इसका पता, जो थे कभी गुरु है ना उसके शिष्य की भी योग्यता, उसकी शिष्य की भी योग्यता उनमें, जो और वो जो थे सभी से अग्रगामी आज पीछे भी नहीं है, देख लो संसार में विपरीतता ऐसी कहीं। कवि कहता है हम देखो हमारी क्या स्थिति हो गई है, जो हमारे गुरु बने घूम रहे हैं उनमें शिष्य के जैसी भी योग्यता नहीं है, हमारे अग्रगामी थे आज हम उनके पीछे हो चुके हैं, जिनके हम जो हमारे पीछे चलते थे आज हम उनके पीछे चल रहे हैं। तो कभी ऐसी विपरीतता कवि कहता है कि सबको जगाता है उस समय कि अंग्रेजी शासन से हम लड़ सकते हैं, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है। तो इस तरीके से इन 3 खंडों के माध्यम से कवि ने अतीत का गौरवगान किया, वर्तमान की स्थितियों का चित्रण किया और भविष्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो अब इस भारत भारती के विषय में विद्वानों के कथनों की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम मैथिली शरण गुप्त के इस भारत भारती के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी का क्या कथन है, मत है, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्र भावना में दैन्य है ना पाखंड, प्रबंध काव्य के इतिवृत्त परक रूप को स्वीकार करके उन्होंने परंपरित हिंदू पौराणिक गाथाओं को भक्तकालीन कवियों के समांतर प्रस्तुत किया। और भक्त कवियों के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की इनकी टिप्पणी याद आती है कि मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्ण उपासक कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी।
तो भारत मैथिली शरण गुप्त का भी योगदान इनमें कम नहीं है लोगों को जगाने में। भारत भारती में कवि ने अपनी राष्ट्रीय भावना की एक रूपरेखा प्रस्तुत की और बताते हैं कवि कि उन्होंने कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं अभी। तो भारत भारती के विषय में शुक्ल जी क्या कहते हैं ये भी हम समझ लेते हैं कि शुक्ल जी लिखते हैं कि गुप्त जी की प्रतिभा की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है कि काल अनुसरण क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति है गुप्त जी की अंदर, ये शुक्ल जी लिखते हैं। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय में देश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है, जैसे सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सब झलक हमें भारत भारती में मिलती है। तो गुप्त जी की रचनाओं के भीतर लेखक सूर्य जी लिखते हैं कि 3 अवस्थाएं लक्षित होती है। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई, इसमें खड़ी बोली के पदों की मिश्रण बंधा रचना हमारे सामने आती है। और दूसरा सरस्वती में प्रकाशित कविताएं भारत भारती इस अवस्था की रचना के एक उदाहरण है। कवि कहता है कि ये रचनाएं काव्य प्रेमियों के कुछ गद्यवत, रूखी और इतवृत्तात्मक लगती हैं, इनमें सरस और कोमल पदावली कमी कभी नहीं खटकती है। तो इस तरीके से गुप्त जी की भारत भारती की बात यहाँ पर शुक्ल जी करते हैं। और ये कविता उनकी लाइन है कि छत्री सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन धन भेंट दो, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धान विदेशी हर रहे पार है क्या क्लेश का। तो इस तरीके से ये शुक्ल जी ने उनके विषय में अपने बात लिखी। अब पांडे एंड पांडे की पुस्तक में शुक्ल जी के विषय में जो मत लिए हैं उनकी बात कर लेते हैं कि इसका गुप्त जी का जीवन काल देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया 1886 से 1964, जो हमने पीछे छोड़ दिया है, हमने पढ़ा नहीं, और इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा गया, ठीक है। और इनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी था। पिता रामशरण दास थे, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। प्रथम कविता हेमंत 1905 में और प्रथम काव्य संग्रह रंगभंग 1909 में प्रकाशित हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर हमने दे रखी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद दूसरा रामकार काव्य है वो मैथिली शरण गुप्त का साकेत है। और साकेत की प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। और रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति ध्यान रखिएगा। और गुप्त जी को भारत भारती की रचना की जो मूल प्रेरणा थी मुदस्से हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त होती है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने भारत भारती लिखने पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो ये था हमारा आज का लेसन जो हमने लिया आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस का स्पेशल भारत भारती को हमने सोचा पढ़ा जाए, जिससे हमारी आज आज़ादी भी सेलिब्रेट होगी और हम अतीत के गौरव गान को भी सुन सकेंगे, वर्तमान की परिस्थितियों पर चिंतन भी करेंगे और भविष्य के प्रति जागरूक भी होंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम तक अपनी विचार, अपनी राय कमेंट के माध्यम से पहुंचाइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। मिलते हैं कल फिर एक बार फिर से। सभी को दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।